नमस्कार दोस्तों। जैसे कि आप जानते हैं कि हर बार नेटफ्लिक्स पे हमारे नए मेहमान आते हैं, तो आज हमारी एंकर सिमरन किसी काम से बिजी है, तो उनका रोल मैं निभा रही हूँ, सीमा डोगरा। तो आज हमारे साथ नए मेहमान हैं सर्वजीत सिंह भाटी, जो न्यू मूवी करने जा रहे हैं और बहुत अच्छे इंसान हैं, और सबसे बड़ी बात है वो हमारे आज के फाइनेंसर हैं। नमस्ते सीमा जी। आप सभी को नमस्कार करता हूं। मैं सर्वजीत सिंह भाटी। सर्वजीत जी, मैं ये कहना चाहूंगी, आप कब इस लाइन में आए और ये शौक आपको कब हुआ और कैसे हुआ? देखिए, इस लाइन में आना तो मेरा एक बहुत ही पुराना सपना था। बचपन से ही मेरी चॉइस थी। जब स्कूल में छोटे मोटे कोई प्रोग्राम होते तो अक्सर मैं उनमें हिस्सा लिया करता था, लेकिन मुझे भी उस वक्त ये मालूम नहीं था कि मेरा ये सपना इतना बड़ा हकीकत का रूप ले लेगा। 97 में मिस्टर सुहेब इलियासी जी का सीरियल था इंडियाज मोस्ट वांटेड। उससे मेरी टीवी पर एंट्री हुई और पहली बार मैंने कैमरा वहीं से फेस किया था। जी। अच्छा, तो आप एज ए आर्टिस्ट आए हो पहले? जी। ओके। तो आपने पहले सीरियल में एंट्री की? जी। अच्छा, तो उस वो कितने देर का सफर था आपने और कैसे तय किया आपने? देखिए, पहले मुझे बुलाया गया था सिर्फ एक एपिसोड के लिए। अच्छा। लेकिन मेरे काम को देखकर सुहेब जी ने, और शायद मेरे नेचर को देख के सुहेब जी ने मुझे कम से कम 15 से 20 बार रिपीट किया, यानी कि 5 से 6 महीने मैंने उनके साथ काम किया। और उस वक्त वो DD1 पे टेलीकास्ट होता था और काफ़ी सराहा गया उस सीरियल को। काफ़ी लोगों ने लाइक किया, क्योंकि क्राइम का सबसे पहला एक सीरियल था वो टीवी पर जो दिखाया गया है। तो सर, आप जब इस लाइन में आए तो क्या ये सीरियल आपका बॉम्बे में शूट हुआ था कि दिल्ली में शूट हुआ है? नहीं, ये दिल्ली में ही शूट हुआ है। दिल्ली और यूपी में शूट हुआ है ये। एक्चुअली उनके कॉन्सेप्ट के हिसाब से वो लोकेशन सिलेक्ट करते थे, फिर वहीं पर लेकर जाते थे। अच्छा। जी। तो आप एक कैरेक्टर के लिए गए थे, तो जो आपने 15-20 कैरेक्टर किए उसमें, जहाँ एक ही कैरेक्टर था उसमें जहाँ 15-20 एपिसोड किए? नहीं, हर एपिसोड में कहानी चेंज थी उनकी। और बीच में 1-2 एपिसोड का गैप रखने के बाद वो मुझे रिपीट करते थे। मेरी पर्सनालिटी से जो उनका कैरेक्टर मैच करता था, उसके लिए मुझे वो बुलाते थे। ओके। ये तो आपने जाहिर कर दिया कि आप बहुत अच्छे आर्टिस्ट थे, वरना इतना रिपीट एक नहीं कोई करता। तो फिर इसके बाद सर आपने क्या किया, कैसे किया? मैंने सुना आप मुंबई में भी काम कर रहे हो। जी, इसके बाद मैंने टी सीरीज का ओम नमः शिवाय सीरियल किया, जिसके बाबू भाई मिस्त्री डायरेक्टर थे। ओके। और हमारे सूरजपुर में उसका सेट लगा हुआ था। अच्छा। जी। इसमें मैंने शिव का कैरेक्टर किया था। अच्छा। और 5 से 6 महीने मैंने वो शेड्यूल किया था। कंटिन्यू। ओके। जी। डेली मेरा अप डाउन होता था, नाइट में वो लोग शूट करते थे। और मिस्टर कोट कैमरामैन थे उस वक्त टी सीरीज के। अच्छा, बाबू भाई मिस्त्री डायरेक्टर थे हमारे। और उनसे मुझे एक सीनियर थे बहुत ज़्यादा, उनका काफ़ी नाम था इंडस्ट्री में। उनसे मुझे सीखने के लिए बहुत कुछ मिला है। और उसके बाद मैंने बॉम्बे का सफ़र तय किया। अच्छा। तो मतलब ये कब की बात है? टी सीरीज का ये सीरियल आपने कब किया, कौन से सन में किया? ये देखिए 97 लास्ट की बात है। 97? जी। काफी लंबा समय। लास्ट की। जी। ओके। तो उसके बाद आप मुंबई गए? जी। इस सीरियल के बाद गए? महादेव, इसके ओम नमः शिवाय के बाद। ओम नमः शिवाय के बाद आपने मुंबई गए। तो मुंबई में आपने कब और कैसे स्ट्रगल किया, जहाँ जाते ही आपको कैरेक्टर मिलना शुरू हो गए? नहीं, देखिए, बॉम्बे जाने के बाद मेरा वहाँ कोई गॉडफादर नहीं था। अच्छा। मुझे जो कुछ भी करना था खुद को ही करना था। और मार्केट भी इतनी अच्छी नहीं थी कि भाई लोग जाते हैं मुझे पसंद करें, काम दें। लेकिन एक बाबू भाई मिस्त्री का एक ऐसा नाम था मेरे साथ कि मैं किसी से भी बोल सकता था, तो एक रिस्पेक्ट देते थे मुझे, लेकिन काम नहीं दिया। और मैक्सिमम 2 साल तक मैं फाइट करता रहा वहाँ, अपने आप से, अपने हालात से, अपने स्ट्रगल से। जी। उसके बाद मुझे एक सीरियल मिला था सावधान इंडिया। अच्छा। जी। जी, सारेगामा कंपनी का था। सबसे पहले स्टार्टिंग उसी कंपनी ने की थी। अच्छा। जी। और उसके अंदर एक इंस्पेक्टर का कैरेक्टर किया था मैंने। और मेरे फर्स्ट एपिसोड के बाद मैंने 27 एपिसोड कंटिन्यू सारेगामा में किए हैं मैंने। जी, सावधान इंडिया के। तो सर आप ये कहना चाहते हो कि मुंबई हो या दिल्ली, हमें अपनी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए।
आपने 2 साल स्ट्रगल किया, 2 साल के बाद आपकी मतलब फरियाद सुनी गई और आपको कैरेक्टर मिला। जी जी। तो आपने वो कैरेक्टर बाखूबी निभाया। उसके बाद सर फिर आपने क्या किया? देखिए उसके बाद से मुझे पीछे देखने के लिए कभी ऊपर वाले ने मुझे साथ नहीं छोड़ा और इंडस्ट्री ने मेरा बहुत अच्छे से वेलकम किया। खाकी सीरियल, क्राइम अलर्ट, सावधान इंडिया, इन सबको अगर मिला के मैं आपको बताऊं तो मैंने 200 से ऊपर ज़्यादा एपिसोड किए हैं। अरे क्या और सिर्फ काम ही नहीं, बहुत पसंद भी करते हैं मुझे वो लोग। जी। तो सर मैंने सुना है कि आप प्रोड्यूसर भी हैं, तो आप प्रोड्यूसर कब बने? 2007 में मैंने अपनी खुद की कंपनी खोली है, शिव आराधना फिल्म्स के नाम से। अच्छा। क्योंकि मैं बचपन से ही शिव के प्रति मेरी आस्था रही है, इसलिए आपने ओम नमः शिवाय सीरियल भी किया। और नहीं, इसके बाद मैंने लाइफ ओके का सीरियल भी किया है। अच्छा। हाँ जी। ओके ओके। उसमें मैं पार्वती जी का गुरु बना हुआ हूँ, कश्यप मुनि। अरे क्या। हाँ, लाइफ ओके पर आता था सीरियल। तो मैंने अपनी कंपनी का नाम भी शिव आराधना फिल्म से रखा और मैंने सबसे पहले इसमें जो फिल्म बनाई थी 2008 में बनाई थी, वो मैंने मैं हूँ खरीदार। अच्छा, मैं हूँ खरीदार। जी। ओके। इसमें मैकमोहन साहब थे, रजा मुराद हैं, अली खान हैं और कुछ नए आर्टिस्ट हैं। मैं नए आर्टिस्टों को शुरुआती तौर से ही अपने हर फिल्म के अंदर ब्रेक देता रहा हूँ। गुड। और आगे भी मेरा ये शेड्यूल चालू रहेगा कि कोई भी अगर नया आर्टिस्ट है उसके अंदर वो काबिलियत है तो मैं उसे एक मौका देता हूँ। तो सर ये फिल्म कहाँ चली और आप क्या नाम कमाया है इसने और उससे आपको क्या प्रेरणा मिली? देखिए फिल्म ने ज़्यादा अच्छा बिजनेस नहीं किया क्योंकि उस वक्त डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में मेरे ज़्यादा लिंक नहीं थे। ओके। और मेरे डिस्ट्रीब्यूटर थे मतलब राजेश मित्तल जी। अच्छा। हाँ जी, निर्मला मूवीज के। अच्छा। लेकिन जो मेरा लगा था उसमें वो मुझे रिटर्न मिला। हाँ जी। अच्छा। और उसके बाद फिर मैंने एक और फिल्म बनाई थी जो है सिंदूर। जी। अच्छा। तो ये फिल्म ज़्यादा अच्छी नहीं चल पाई। सिंदूर जी। अच्छा। उसका कारण था कि जो मेरे पार्टनर थे वो पब्लिसिटी ज़्यादा कर नहीं पाए और शायद यही कारण था, लेकिन कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छा रहा था उसका। तो ये आपकी सेकंड मूवी थी? जी। तो सर सिंदूर में स्टार कास्टिंग में कौन कौन था? सिंदूर में स्टार कास्टिंग में सब न्यू लोग थे। जी। अच्छा। टोटल न्यू लोग थे। इसमें 3 दिन के लिए मैंने कादर खान जी को बुलाया था और रजा मुराद साहब थे इसमें। अच्छा। और अली खान और महक साहब मेरे बहुत अच्छे दोस्त रहे हैं, तो वो मेरे हर सब्जेक्ट में रहते हैं। अच्छा। जी। क्या? और अनिल नागराज जी थे इसमें। हाँ जी। तो पुराने लोगों को लेकर मैंने काम किया था लेकिन बस नहीं चल पाई। कोई बात नहीं सर, लेकिन आपने एक एज ए आर्टिस्ट वर्क शुरू किया, प्रोड्यूसर बने, फर्स्ट फिल्म बनाई, सेकंड बनाई और अभी मैंने सुना कि आप एक और फिल्म लॉन्च कर रहे हैं। जी हाँ। अरे वाह। तो सर आपकी हिम्मत की तो दाद देनी चाहिए ना, इसके लिए तो मैं क्लैप जरूर करूंगी आपके लिए। ये सब आप लोगों की सपोर्ट है क्योंकि मीडिया बहुत एक्टर को मीडिया आगे बढ़ने में बहुत सपोर्ट करता है। जब तक मीडिया किसी एक्टर का साथ नहीं देता, देखिए उसकी कोई पब्लिसिटी नहीं हो पाती है, वो उसकी पहचान नहीं बन पाती है। और इसका हिस्सेदार मैं अपने उस दर्शकों को भी मानता हूँ जो मेरी फिल्मों को, मेरे काम को पसंद करते हैं और मुझे मैसेज भी करते हैं बहुत सारे लोग कि सर हमने आपकी फिल्म देखी, अच्छा लगा। और उन्हीं सब की प्रेरणा से, आप जैसे मीडिया वालों की सपोर्ट से मैं फिर एक नई फिल्म मैंने चालू की है। क्या नाम है सर उसका? ये हॉरर मूवी है, मैं इंतकाम लूंगी। मैं इंतकाम लूंगी। जी। अरे वाह। तो इसकी स्टार कास्टिंग दिल्ली से है, मुंबई से है, जहाँ कब शूट कर रहे हो, जहाँ शूट कुछ पार्ट किया है, इसके बारे में थोड़ा सा रोशनी डालें सर प्लीज। देखिए इसकी कास्टिंग मैं बॉम्बे में भी कर चुका हूँ, लेकिन हुआ क्या था कि कोरोना की वजह से बॉम्बे में शूट करना असंभव था। जी। हाँ। और यूनियन की इतनी सारी शर्तें थी कि उनको पूरा करना इतना आसान नहीं था, तो मैं दिल्ली आ गया। दिल्ली में मैंने बहुत सारी लड़कियों का, लड़कों का ऑडिशन लिया और मुझे बहुत ज़्यादा फील हुआ कि यहाँ पर कोई एक्टर नहीं है। तो मैं एक सच बात आपको बताता हूँ कि मैंने अपना शेड्यूल यहाँ से कम्प्लीटली पैकअप कर दिया था कि मैं बॉम्बे ही जाकर जैसे भी होगा काम करूँगा। अच्छा। अचानक ही मेरे ऑफिस में एक लड़की आती है और बोलती है सर मैं आर्टिस्ट हूँ और मुझे काम करना है।
अच्छा, जी। मतलब मॉडल थी, आर्टिस्ट थी। देखिए मैं उसको मॉडल भी नहीं कह सकता क्योंकि बहुत ही सादगी में आई थी, लेकिन लड़की के लुक को देखकर मैंने, आप यकीन मानिए 2 से 3 मिनट तक मैं उसके लुक को ही देखता रहा, वॉच करता रहा। अच्छा। और मैंने अंदर ही अंदर सोचा कि यार लड़की तो अच्छी है, लेकिन शायद ये भी बाकी कलाकारों की तरह मिलने आई है, सिर्फ काम नहीं करेगी। अच्छा। हाँ, लेकिन जब मैं उस लड़की से 10 से 15 मिनट मैंने उससे बात की तो मुझे लगा अच्छा। कि अब मुझे यहीं रुककर काम करना पड़ेगा। अरे वाह। हाँ जी। तो दिल्ली को कम से कम दिल्ली ने आपको कुछ तो दिया। नहीं दिया है, दिल्ली ने तो मुझे बहुत कुछ दिया, लेकिन मीडिया के मामले में मैं यहाँ के एक्टरों को ये कहना चाहूँगा कि वो टाइम के पंक्चुअल बने, किसी को टाइम देते हैं तो उसको पूरा करें। और देखिए एक्टिंग के मामले में यहाँ के एक्टर बहुत कमजोर हैं, कुछों को छोड़कर। कुछों को छोड़ के। हाँ जी। कुछ लोग जो है जो अच्छा काम भी करते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं, और वो बॉम्बे में, दिल्ली में, मद्रास में सब जगह काम करते हैं और काफी नाम भी कमाया उन्होंने। और देखिए मैं उस लड़की के बाद भी मैंने कई और लड़कियों को बुलाया, लेकिन उस लड़की से मेरी नजरें नहीं हटी, तो और सर, आज वो लड़की मेरी फिल्म की हीरोइन है। अरे वाह, क्या बात है। तो सर अब आप इतनी तारीफ कर रहे हो जिस लड़की के बारे में, तो आपकी फिल्म की हीरोइन है जी। तो आप दर्शकों का उनका नाम भी बता दीजिए प्लीज। उनका नाम है श्रेयांशी सिंघानिया। 5'7" उसके हाइट है और एज है सिर्फ 20 साल। गजब की एक्टर है। जब उसको देखा मैंने तो मैं समझ नहीं सकता था कि कितनी अच्छी एक्टर अचानक से ही मेरे सामने सादगी में आकर खड़ी हो जाएगी। पहले शेड्यूल पर मैं थोड़ा सा कंफ्यूज था। अच्छा, उनकी एक्टिंग को लेकर। उनकी एक्टिंग को लेकर, लेकिन जब मैंने एक्शन बोला, क्योंकि इस फिल्म के डायरेक्टर भी मैं हूँ और राइटर भी मैं हूँ। अरे गुड। जब मैंने एक्शन बोला तो मैंने अपने आप से कहा कि नहीं भाटी तुम गलत हो, क्योंकि उसने 1 टेक ओके किया और मैंने नहीं, पूरी टीम ने उसको क्लैपिंग की। अरे वाह जी। और आगे भी मेरी कोशिश है कि मैं एक और एक्शन मूवी चालू करने जा रहा हूँ बहुत जल्द, लक्ष्मण रेखा। अच्छा। उसके अंदर भी वो मेन हीरोइन का कैरेक्टर ही करेगी, क्योंकि मेरा मानना ये है कि अगर कोई एक्टर अच्छा मिलता है आपको और उसे आगे बढ़ने की तलब है, आप उसको बार बार मौका दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो सर अभी आपने जैसे मुझे बताया अभी कि जैसे मैंने टेक किया, फर्स्ट टेक उन्होंने ओके दिया आपकी हीरोइन ने, लेकिन सर क्या आपने इस फिल्म का कुछ पार्ट शूट कर लिया है, जहाँ शूट हो चुकी है, जहाँ क्या है? इसके 2 शेड्यूल कंप्लीट हो चुके हैं मेरे। अच्छा। हाँ जी। अच्छा अच्छा। दोनों अलग अलग लोकेशन पे थे, और अभी लास्ट शेड्यूल मेरा चालू होने जा रहा है बहुत जल्दी। अच्छा अच्छा। हाँ जी, इसके लिए मैं या तो जयपुर में या शिमला में कुछ फिल्म के कुछ हिस्से शूट करने वाला हूँ। और बाकी का शूट मैं दिल्ली के अंदर करूँगा, और हो सकता है मैं जयपुर में ही करूँ कंप्लीट इसको। अच्छा, लेकिन ये लास्ट शेड्यूल। अच्छा, तो सर ये जो लास्ट शेड्यूल आपका है, कितने दिन का शेड्यूल रहेगा आपका, और ये फिल्म को फिर आप पैकअप कर दोगे इसका? जी जी जी। अच्छा। ये मेरा 4 से 5 दिन का शेड्यूल जाएगा। अच्छा जी। उसके बाद फिल्म मेरी कंप्लीट हो जाएगी एडिटिंग। अच्छा, तो मैं इंतकाम लूंगी सर की फिल्म की 2 शेड्यूल हो चुके हैं, अब तीसरा लास्ट शेड्यूल बचा हुआ है और अगली फिल्म सर बनाने जा रहे हैं, तो प्लीज़ सर से कांटेक्ट कीजिए। आप नए आर्टिस्टों के लिए चांस है, और दिल्ली के बारे में सर ने जैसे आर्टिस्टों के बारे में बोला है, तो सो प्लीज़ आप किसी भी प्रोड्यूसर को निराश मत कीजिए, समय के पंक्चुअल रहिए और समय पे काम कीजिए, और कमी नहीं है काम की, ना दिल्ली में ना मुंबई में। तो सर आप दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहोगे, तो प्लीज आप बताइए। देखिए मैं दर्शकों को एक मैसेज जो देना चाहता हूँ, मैं अपने एक अबीती बताना चाहता हूँ। रवि चोपड़ा जी एक सीरियल कर रहे थे झांसी की रानी, मैं उसमें एक कैरेक्टर के लिए उनके पास गया था। उस वक्त उन्होंने मड किले पर मुझे बुलाया। मैं ये सब आप लोग आर्टिस्टों को बताना चाहता हूँ। जब मैं वहां पर पहुंचा तो अपनी गाड़ी से जाने ही वाले थे। अच्छा। मैंने उनसे बोला सर आपने मुझे बुलाया, और वो गाड़ी में बैठते हुए उन्होंने बोला कि भाटी 9 बजे मिलना। वो चले गए और मैं कंफ्यूज हो गया कि सुबह 9 बजे मिलना है या रात को 9 बजे मिलना है। और आप यकीन मानिए पूरी रात मैंने वही मड किले पर गुजारी अकेले में,
कि कहीं ऐसा ना हो कि वो आए और मैं ना मिलूं और मुझे कैरेक्टर से बाहर निकाल दें, क्योंकि एक्टिंग सिर्फ एक्टिंग नहीं होती है, दीवानगी होती है, पागलपन होता है। जब तक हम डायरेक्टर प्रोड्यूसर को अपना पूरा टाइम नहीं देंगे, अपनी दिलचस्पी हम किसी कैरेक्टर में नहीं दिखाएंगे, तब तक हमारे आगे बढ़ने के रास्ते नहीं खुलते हैं। क्योंकि एक डायरेक्टर जो हमें एक प्लेटफॉर्म देता है, उसको हमसे क्या चाहिए? हमारी अच्छी परफॉर्मेंस, ईमानदारी और हमारी लगन, टाइम की पंचुअलिटी। और यही मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप भी डायरेक्टर बनना चाहते हैं तो इन चीज़ों पर ध्यान दीजिए, इन बातों पर ध्यान दीजिए, ताकि प्रोड्यूसर डायरेक्टर आपको वेलकम करे, एक अच्छा प्लेटफॉर्म आपको दे और आप लोग आगे बढ़ें। तो भाटी सर, आपका मैसेज दर्शकों ने सुना, मुझे भी अच्छा लगा, और ये पंक्चुअलिटी आप निभाएं प्लीज़। और आपने सुना कि उन्होंने 9 बजे का टाइम था, वो उनको पता नहीं था, उन्होंने पूरी रात वहीं गुजारी ताकि मुझे इस करैक्टर से निकाल दिया ना जाए। तो अगर ऐसे रहेंगे तो ज़्यादा दूर नहीं है आर्टिस्ट से प्रोड्यूसर बनना। आपके सामने सरबजीत सिंह भाटी बैठे हुए हैं। तो सर, आप नेटफ्लिक्स में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मैं सीमा जी आपका भी थैंक्स बोलता हूँ, सभी दर्शकों का थैंक्स बोलता हूँ, नेटफ्लिक्स का थैंक्स बोलता हूँ कि आपने मुझे एक प्लेटफॉर्म दिया अपने ऑडियंस के सामने आने का, अपने दर्शकों से रूबरू होने का। मैं एक बार फिर सभी का धन्यवाद करता हूँ।